हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको एचबीएससी क्लास 11th का अकाउंटेंसी का पेपर करवा रहा था, जिसमें मैंने एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने पार्ट बी करवाया है, सेक्शन बी करवाया है, जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो आपके 2 नंबर के 3 नंबर के आते हैं उसमें। ठीक है, आज की क्लास में हम उससे आगे करेंगे। ठीक है, मैंने 24 तक के या 23 तक के क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में उससे आगे के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सब्सिडरी बुक्स तक का क्वेश्चन करवा दिया था मैंने, यहाँ तक का क्वेश्चन ये करवा दिया था मैंने, फ्री रेक्टिफिकेशन भी करवा दिया था उसमें। आज हम स्टार्ट करेंगे 24वां क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमें क्या बनाना है, कैश बुक बनानी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कैश बुक नहीं, ये पासबुक और कैश बुक दे रखा है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ये। ठीक है ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कैश बुक शो अ बैंक बैलेंस 7,800। कैश बुक में आपके पास बैंक में बैलेंस कितना है, कैश बुक का बैंक बैलेंस कितना है, 7,800। ठीक है, तो इसको लिखते रहते हैं साथ साथ में, ताकि आपको समझ में भी आता रहे। क्वेश्चन नंबर 24, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कर रहे हैं हम। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, जिसके अंदर 2 कॉलम होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, तो प्लस और माइनस के 2 कॉलम होते हैं, इस तरफ पर्टिकुलर होता है। और क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दे रखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है उसको बैलेंस कहते हैं। ठीक है ना, नेगेटिव वैसे तो कैश बुक में नहीं होगा, पासबुक में होगा। तो कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस कितना दे रखा था, 7,800। ठीक है, 7,800 का पॉजिटिव बैलेंस दे रखा था। अब इसमें कुछ चीज़ें क्या होती हैं, ऐड होती हैं, और कुछ चीज़ें क्या होती हैं, लेस होती हैं। ठीक है, चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं और कौन सी चीज़ें इसमें लेस होंगी। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिट। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको किसके अलोंग जाना है, पासबुक के अलोंग। ठीक है, कैश बुक है आपके पास, पासबुक को देखना है कि पासबुक में बढ़ा है या घटा है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको कैश बुक को भी बढ़ाना और घटाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिट। अब देखो आपने चेक डिपॉजिट करा दिया, मान के चलो, है ना, चेक क्या करा दिया आपने, डिपॉजिट कराया। तो चेक डिपॉजिट कराते समय कैश बुक को क्या कर दिया होगा आपने, इंक्रीज कर दिया होगा। ठीक है, बट नॉट क्रेडिट, यानी कि पासबुक जो है वो अभी कोई इफेक्ट उसमें नहीं हुआ, नो इफेक्ट, उसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यानी कि क्रेडिट नहीं हुई। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं समझाता हूँ इस तरीके से कि ये हमारे पास कैश बुक है और ये हमारे पास पासबुक है। तो कैश बुक जब आपने चेक डिपॉजिट कराया इनटू बैंक, तो कैश बुक में आपने क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा, पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो दोनों को बराबर करना है अब आपको, है ना। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करोगे, अब कैश बुक है हमारे पास, तो कैश बुक को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। बात समझ आ रही है, कैश बुक को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा 3,000 से। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट, तो कम कर दिया जाएगा। ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, बट नॉट क्रेडिटेड किस तरीके से, कितने रुपए से, 3,000 से, और नेगेटिव साइड लिखना क्योंकि आप माइनस कर रहे हो। ठीक है, अगली ट्रांजैक्शन है चेक इशू का मतलब है आपने चेक काट के दिया है किसी को। चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू तो कर दिया बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब सामने वाले व्यक्ति को जिसको हमने चेक दिया था उसने अभी तक बैंक में नहीं डाला। तो कैश बुक, पासबुक, कैश बुक में हमने क्या कर दिया होगा, कम, क्योंकि चेक इशू कराया हमने, चेक काट के दिया है, तो हमारे पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हमने कैश बुक को क्या कर दिया, कम। अब बैंक में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि सामने वाले बंदे ने अभी तक बैंक में पैसे चेक नहीं डाला, तो इसका मतलब हमारा बैंक इफेक्ट नहीं हुआ, हमारे बैंक में से पैसे नहीं हुए कम। तो दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए कैश बुक को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। ठीक है ना, तो कैश बुक को क्या कर देंगे आप यहाँ पर
बढ़ा देंगे। ठीक है, कितने रुपए से बढ़ाना है? 1500 से। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ा देंगे। सेकंड ट्रांजेक्शन है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने रुपए से बढ़ाना है? 1500 से। ठीक है, अगली ट्रांजेक्शन कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया और किसके कहने पर? हमारे कहने पर। कहते हैं ना कि स्टैंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग बैंक ने पैसे अब हमारे क्या कर लिए? काट दिए। तो जब बैंक ने पैसे काटे होंगे तो पासबुक में पहले इफेक्ट होगा। ये पासबुक, ये कैश बुक। पासबुक में पैसे कम कर दिए होंगे। अब ये कैश बुक क्या है? ज़्यादा है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक को भी क्या कर देंगे? कम कर देंगे। किसकी वजह से? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड की वजह से। कितने रुपए से? 2000 से। ठीक है, इसे भी कम कर दो। थर्ड ट्रांजेक्शन इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ठीक है, 2000 से। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल सा कंसेप्ट है। अगली ट्रांजेक्शन बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक। क्रेडिट बाय बैंक का मतलब बैंक में पैसे आपके बढ़ गए। तो जब कैश, ये पासबुक है, ये कैश बुक है, पासबुक आपकी बढ़ गई तो कैश बुक को भी क्या कर दो? बढ़ा दो। कितने रुपए से? 400 रुपये से। बैंक इंटरेस्ट। फोर्थ ट्रांजेक्शन बैंक इंटरेस्ट। तो बैंक इंटरेस्ट की वजह से ये बढ़ जाएगा 400 रुपये से। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट अगला है बैंक चार्जेस। बैंक ने चार्ज काटे हैं, यानी कि बैंक ने पैसे काटा है आपका। तो पैसे कितने काट दिया आपके? 100 रुपये। तो पासबुक, कैश बुक। पासबुक क्या हो गई? कम हो गई। कितने रुपए से? 100 रुपये से। तो कैश को भी क्या कर दो? कम कर दो। ठीक है ना, तो इसको बैंक चार्जेस की वजह से क्या कर देंगे? कम। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है बैंक चार्जेस। ठीक है, बैंक चार्जेस की वजह से 100 रुपये से क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। बस आपको ध्यान रखना है कि पासबुक में क्या इफेक्ट हो रहा है और कैश बुक को उसके अकॉर्डिंग क्या कर देना है? इफेक्ट कर देना है। नेक्स्ट कह रहा है डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर। कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए, तो हमें तो नहीं पता चला, हमने कैश बुक में कोई इफेक्ट नहीं करा होगा। तो बैंक में तो क्या हो गया होगा? बैंक बढ़ गया होगा। तो कैश बुक को भी क्या कर देना है? बढ़ा देना है, क्योंकि दोनों को बराबर करना है। और कैश बुक को क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कैश बुक ही दे रखी है। कितने रुपये से? 4000 रुपये से हो गया। ठीक है, बढ़ा देना है इसे। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बैंक। ठीक है, कितने रुपए से? 4000 रुपये से। अब इसका टोटल करते हैं। ठीक है, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, दोनों का टोटल करते हैं। ठीक है, देखते हैं किस तरफ का ज़्यादा आता है। इस तरफ का ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 78 में 400 जोड़ेंगे तो 82, 82 में 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 12200 और ये हो जाएगा 13700। ठीक है, 13700 रुपये। 13700 और 13700, इसमें से ये सारी चीज़ें माइनस कर दो। कितना? 5000 और 100। तो 5000 माइनस करेंगे तो इसमें से हो जाएगा 8600। तो ये 8600 क्या आ जाएगा आपका? बैलेंस एज पर पासबुक। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर इसका। ठीक है, ये था हमारा 24। अगला क्वेश्चन है हमारा 25। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है? शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है आपको। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी हैं एसेट्स में, तो उसके अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग इक्वेशन का टेबल बना लेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश और कैपिटल का कॉलम बनेगा। परचेज बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का कॉलम बन जाएगा, कैश का बना रखा है। परचेज गुड्स, तो गुड्स का बनेगा। फ्रॉम हिमानी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? परचेज कराया हमने
तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का कॉलम बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये खर्चा है, ये तो आपका किस में आ जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा। और रेंट आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग का एक कॉलम बनेगा, ठीक है। बस, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका इजीली तरीके से हो जाएगा। तो फॉर्मेट बना लेते हैं पहले इसका। अकाउंटिंग इक्वेशन, फॉर्मेट किस प्रकार का होता है इसमें, आपके पास दो चीज़ें होती हैं, इस तरफ एसेट्स, ठीक है, और इस तरफ लायबिलिटीज। और एसेट्स में भी कितनी एसेट्स बोल दी हमने, कैश प्लस स्टॉक यानी कि गुड्स प्लस एक बिल्डिंग की बना रहा है ये, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई इसमें एसेट्स नहीं है। इधर आपके पास क्रेडिटर्स आ रहे हैं प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज यानी कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज आ रही है प्लस कैपिटल। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर्टिकुलर आ जाएगा। पहली ट्रांजैक्शन क्या कह रहा था कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और गुड्स, दो तरीके से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है दो तरीके से, 5 लाख का कैश लगा रहा है और 1 लाख के आपके गुड्स लगा रहा है, ठीक है। तो 5 लाख का कैश और 1 लाख के गुड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है। कैश में कितने रुपए, 5 लाख रुपए, ठीक है। और गुड्स में कितने रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक है। और टोटल कैपिटल कितने की हो गई उसकी, 6 लाख रुपए की, क्योंकि उसने 6 लाख रुपए लगाए ना, जिसमें से 5 लाख का कैश है और 1 लाख के क्या है, स्टॉक है, ठीक है। तो इस तरीके से उसका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 6 लाख रुपए, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि परचेज बिल्डिंग फॉर कैश में आपने सामान खरीदा है, तो 2 लाख रुपए का सामान खरीदा है, यानी कि बिल्डिंग खरीदी है, तो बिल्डिंग तो बढ़ जाएगी और कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 2 लाख रुपए से, ठीक है। तो कैश को कम कर देना है और बिल्डिंग को बढ़ा देना है। दूसरी ट्रांजैक्शन है आपके पास परचेज बिल्डिंग, परचेज करिए बिल्डिंग 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए कैश क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। कम के लिए क्या करते हैं हम, ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। और कैश पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैश पे ये इफेक्ट हो गया, और फिर बिल्डिंग पे इफेक्ट पड़ रहा है। बिल्डिंग पे कितने का इफेक्ट पड़ रहा है, बिल्डिंग आपकी बढ़ जाएगी कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से। बात समझ रही है। फिर हर ट्रांजेक्शन के बाद इसको लाइन खींचनी है और टोटल करना है। तो ये कितना आ गया आपके पास, 3 लाख रुपए का कैश है। अब आपके पास 3 लाख का कैश बचा हुआ है, स्टॉक है आपके पास 1 लाख का, और बिल्डिंग है आपके पास 2 लाख की। इस तरीके से लिखना है। इधर क्रेडिटर कुछ नहीं है, आउटस्टैंडिंग भी कुछ नहीं है, और कैपिटल कितनी है आपके पास, 6 लाख रुपए की। इस तरीके से बात समझ आ रही है। तो इस तरफ का टोटल कितना है, देखो ये भी 6 लाख हो गया और वो भी 6 लाख आएगा, दोनों बराबर होने चाहिए। एसेट्स जो है किसके बराबर होनी चाहिए, लायबिलिटीज के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी। तो हिमानी से आपने परचेज करे हैं गुड्स कितने रुपए के, 50,000 के गुड्स परचेज करें, ठीक है ना। तो नाम आ गया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स, ठीक है। नाम आ गया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, क्योंकि अभी आपने पैसे नहीं दिए तो आप पैसे दोगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे परचेज गुड्स, ठीक है। तो गुड्स तो आपके बढ़ गए कितने रुपए से, 50,000 से, और क्रेडिटर आपके बढ़ गए कितने से, 50,000 से। बात समझ रही है। दोनों ट्रांजैक्शन इफेक्ट होती हैं, गुड्स भी बढ़ गए आपके 50,000 से,
क्योंकि आपने खरीदे हैं, और क्रेडिटर भी बढ़ गए क्योंकि अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी है। ठीक है, इस तरीके से फिर इसको टोटल कर देंगे फिर से, तो इसका टोटल आ जाएगा 3 लाख रुपए। ये हर बार टोटल करना होता है आपको, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपका आंसर सही चल रहा है या नहीं चल रहा। एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर आनी चाहिए। तो ये हो गया आपका 1.5 लाख का, और ये हो गया आपका 2 लाख का, और ये 50,000, और ये 6 लाख। तो इस तरफ आ गया 6.5 लाख, और इस तरफ भी आ गया आपका 6.5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है कितने का? 3,000 रुपये का। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपका क्या है? खर्चा। जितने भी खर्चे और जितनी भी इनकम्स होती हैं वो कैपिटल में से इफेक्ट करती हैं, ठीक है ना। कैपिटल बढ़ेगी या कैपिटल घटेगी। तो यहाँ पर आ गया आपका पेड इंश्योरेंस, ठीक है, कितने रुपए का? 3,000 का। तो 3,000 के इंश्योरेंस आप पे कर रहे हो। एक बार देख लेते हैं कितने का था, 3,000 का। तो 3,000 का कैश क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि आपके एक्सपेंसेस हैं तो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3,000 से कैपिटल भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात समझ आ रही है? इस तरीके से करना है। इसे टोटल करते हैं फिर, ये हो जाएगा 2,97,000 प्लस 1.5 लाख और प्लस 2 लाख, ये हो जाएगा 50,000, और ये हो जाएगा आपका 5,97,000, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 6,47,000, और ये भी 6,47,000 ही आ रहा है आपका, ठीक है। तो अभी तक हमारा आंसर सही चल रहा है। अगला फिफ्थ है रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि आपने रेंट अभी तक नहीं दिया, पेंडिंग है आपका। तो पेंडिंग है तो क्या है? आपके लिए लायबिलिटीज बन गई। और रेंट क्या है? आपके लिए खर्चा है, तो इसलिए आपका खर्चा भी होगा। खर्चा कहाँ पर आता है? कैपिटल में से कम होगा, ठीक है। अब की बार कैश में से कम नहीं होगा। कैश में से तब कम होता है जब आप पे कर दोगे, जैसे कि ऊपर वाला पे कर रखा था तो कैश में से कम हो गया। अब ये क्या, पे ही नहीं करा आपने, पे ही नहीं करा तो कैश में से कम क्यों होगा? तो ये लायबिलिटीज बनेगा और खर्चे में आ जाएगा, यानी कि कैपिटल में माइनस हो जाएगा। 5,000 का है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पर से इसमें आ जाएगा, कैपिटल में आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा 5,000, और इसमें से क्या हो जाएगा? 5,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको टोटल कर देते हैं, ये आ जाएगा 50,000, 5,000 और इधर 592,000, ठीक है। इस तरफ का 297,000, 1,50,000 और ये 2 लाख। तो इस तरीके से आपकी ये टोटल अकाउंटिंग इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। इसको नोट कर लेना सही से, और कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना आराम से, ठीक है, कमेंट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है इसका 26, जिसमें आपको जनरल एंट्री करनी है, ठीक है ना, जनरलाइज करना है, ठीक है। यहीं पर मैं करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है। पहली जनरल एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर। सुधीर से आपने गुड्स परचेज किए हैं, सुधीर से गुड्स परचेज किए हैं आपने। तो सुधीर नाम आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है? उधार में आ गया। और गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज लिखा जाता है, और उधार मतलब क्रेडिटर बन गया ये आपका। कौन बन गया? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर बन गया तो क्रेडिट साइड में आएगा, और परचेज किया है तो डेबिट साइड में आएगा। तो 27,000 के आपने परचेज किए, तो पहली ट्रांजेक्शन हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर, ठीक है। कितने रुपए से? 27,000 से। 27,000 से आपने परचेज करा है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको जनरल एंट्री। ठीक है। दूसरी एंट्री, डिपॉजिटेड इनटू बैंक
बैंक में आपने पैसे जमा कराए हैं, इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। जब भी आप बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो कैश कम होता है और बैंक बढ़ जाता है। तो बैंक में डिपॉजिट कराया तो बैंक बढ़ गया, यानी कि बैंक तो डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपये से? 16,000 से। ठीक है, 16,000 से ये एंट्री हो जाएगी। थर्ड एंट्री, ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ मतलब ड्राइंग। पर्सनल यूज़ मतलब ड्राइंग, और ड्राइंग हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स होती है। कंपनी के लिए एसेट्स होती है। ठीक है ना, कंपनी के लिए क्या होती है? एसेट्स होती है। तो ये डेबिट होगी जब भी होगी। और कैश ड्रॉ कराए तो कैश कम होगा, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए से? 5,000 से। बात समझ आ रही? सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, फिर इसके आगे भी हैं। ठीक है नहीं, यहाँ पर ये खत्म हो गया, ये 26वें का पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब और वाले क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है ना, और वाला देखते हैं। और वाले में भी आपको जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि गुड्स परचेज फॉर हाउस होल्ड यूज़। आपने गुड्स जो परचेज किए हैं वो किसके लिए करें? हाउस होल्ड यूज़ के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ के चलना, परचेज का मतलब क्या है कि आपने कंपनी से लिए हैं, कंपनी से घर के खर्चे के लिए, घर के यूज़ के लिए सामान ले लिया आपने। ठीक है ना, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? यहाँ पर आपके ना कंपनी का जो फर्म का है परचेज क्या होगा? कम होगा, क्योंकि हम परचेज किसी और से नहीं कर रहे, हम कंपनी से परचेज कर रहे हैं। कंपनी से सामान लिया है हमने, किसके लिए? घर के खर्चे के लिए। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी आपके पास कि ड्राइंग हो जाएगी। ठीक है ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज कितने से? 2,000 से। अब देखो इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से कर सकते हैं। एक मैं एज्यूम कर रहा हूं कि परचेज किससे किया है हमने? कंपनी से। और अगर मैं ये बोलूं कि भाई मैंने घर के खर्चे के लिए बाहर से सामान खरीदा है, कंपनी से नहीं खरीदा, तो वो एंट्री तो होगी ही नहीं। अगर हम बाहर से सामान खरीद रहे हैं और कंपनी का उसमें कोई रोल नहीं है, तो वो एंट्री तो होनी नहीं है, क्योंकि कंपनी के अंदर यानी कि फर्म के अंदर वही एंट्री होती है जो कंपनी से रिलेट करती है। अभी हम ये समझ के चल रहे हैं कि हाउस होल्ड जो यूज़ के लिए आपने सामान लिया है वो किससे लिया है? फर्म से लिया है। तो फर्म का परचेज क्या हो गया? कम, और ड्राइंग क्या हो गई? बढ़ गई। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट अगर आउटस्टैंडिंग है तो रेंट आउटस्टैंडिंग है। रेंट क्या है? खर्चा है, और आउटस्टैंडिंग होने के कारण वो लाइबिलिटीज भी बन रहा है। तो एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चे जब भी होते हैं तो डेबिट होते हैं। और टू आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि वो हमारी क्या बन गई? लाइबिलिटीज भी बन गई। कितने रुपए से? 4,000 से। बात समझ आ रही है? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 रुपये से हम एंट्री कर देंगे। ठीक है, अगला है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब देखो ये भी एंट्री उसी की तरह होगी, पहली वाली की तरह, कि गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए, आपके खराब हो गए, है ना, किससे? फायर से। तो ये लॉस बाय फायर है। तो लॉस बाय फायर हमारा खर्चा होता है, तो डेबिट होगा। ठीक है, उसकी वजह से गुड्स कम हो रहे हैं। गुड्स का मतलब है जो हमने खरीदा था, परचेज किया था, वो हमारे कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी परचेज क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी थर्ड वाली, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज कितने रुपए से? 5,000 रुपये से। बात समझ आ रही है? सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ इसमें कंसेप्ट तगड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो 27 वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आपका क्या है? ये थ्योरी का है। जितने भी थ्योरी होगी ना, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो। ठीक है, जिसमें सारे पेपर्स की थ्योरी मैं एक साथ करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी तो मैं इस थ्योरी को नहीं करवा रहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका मशीनरी अकाउंट का, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का है साथ में। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, गरिमा लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2015। लिखते जाएं।
1 अप्रैल 2015। अब ईयर कब क्लोज हो रहा है पहले तो ये देख लो, 31 मार्च 2020 को हो रहा है, यानी कि 15 से लेकर 16 में ट्रांजैक्शन हुई है आपकी, क्या हुई है, 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुई है कि आपने परचेज किया है, ठीक है, कितने का, 1 लाख रुपए का। तो गरिमा लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख रुपए की मशीन आपने परचेज की है, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2016, अब 2016 कब आएगा बताओ, 15-16 में आएगा या 16-17 में आएगा, 16-17 में आएगा। तो 16-17 में आप लिखोगे 1 जुलाई को क्या करा है आपने, अनदर मशीन कॉस्टिंग 2.5 लाख रुपए वाज परचेज, फिर से परचेज करिए आपने 1 जुलाई को, 1 जुलाई को आपने परचेज किया है। ये सारी चीज़ें लिखते जाएं, ठीक है ना, अगर लिखोगे ना तो क्वेश्चन को दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं होगी। कितने की, 2.5 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए की आपने फिर से परचेज की है, ठीक है। आगे द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015, मतलब पहली वाली, वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 25,000 ऑन 1 अक्टूबर 2019 को, 1 अक्टूबर 2019 को आपने सोल्ड कर दी है वो, ठीक है। 1 अक्टूबर 2019 कब आएगा बताओ, 17-18 में आएगा, 17-18 में आएगा नहीं, क्योंकि 19 तो 19 में आएगा जाके, फिर 18-19 में आएगा, 18-19 में भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 18-19 का मतलब है 31 मार्च 2019 तक। हम कौन सी डेट पर जाना चाहते हैं, 1 अक्टूबर 2019, तो 31 मार्च के बाद आएगा, ठीक है। फिर 19-20 में, 19-20 में कब, 1 अक्टूबर 2019 आएगा, ठीक है। और इसमें आप क्या कर रहे हो, सोल्ड कर रहे हो, कौन सी वाली मशीन को, फर्स्ट वाली मशीन को, ठीक है, फर्स्ट वाली मशीन को सोल्ड कर रहे हो, और कितने का सोल्ड कर रहे हो, 25,000 का, ठीक है भाई, 25,000 का सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ध्यान क्या रखना है, जिस दिन मशीन को सोल्ड किया जाता है ना, उस दिन तक उसकी क्या निकाली जाती है, डेप्रिसिएशन निकाली जाती है, ठीक है। आगे कह रहा है द कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन 15% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि एसएलएम से चल रहा है, ठीक है। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है, और सबसे पहले हम मशीन का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन पर, फर्स्ट मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, देखो 1 लाख की मशीन है और कितने परसेंट का लग रहा है, 15% का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 15,000 रुपये हो गया साल का, ठीक। सेकंड वाली मशीन पे, मशीन कितने की है, 2.5 लाख रुपए की, उसका 15%, 2.5 लाख का 15% हो जाएगा 37,500, ठीक है, 37,500 और 15,000। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है 1 जुलाई को खरीदी है, तो इसका मतलब क्या है, 1 जुलाई से पूरा कितने महीने लगते हैं, देखो जुलाई के बाद 31 मार्च तक इसमें 9 मंथ लग रहे हैं, तो इसमें 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। और फिर बाद में 1-1 साल का निकालेंगे, कोई बात नहीं है, बट यहाँ पर कितने महीने का निकालना पड़ेगा, 9 मंथ का, तो इसका 9 मंथ का भी निकाल ही लेता हूँ मैं, ज़रूरत पड़ेगी। तो 9 मंथ का कितना हो जाएगा, इसमें 37,500 को डिवाइड कर देंगे 12 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, ठीक है। तो कर देते हैं, 37,500 को डिवाइड कर देंगे 12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, 28,125। तो इस तरीके से ये आपका क्या आ जाएगा, इसमें डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। अब अकाउंट बनाते हैं हम, 2 अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल तो तब बनाना पड़ता है जब मशीन को सोल्ड कर रहे हैं, तो उससे पहले हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट। डेट भी आती है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या क्या आता है इसमें, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। जब जब मशीन बढ़ती है तो डेबिट होती है और घटती है तो क्रेडिट होती है, ठीक है। सबसे पहले अब देखो क्वेश्चन में हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले ही क्वेश्चन लिख लिया है। 1 अप्रैल को आप मशीन परचेज कर रहे हो, तो 1 अप्रैल को खरीद रहे हो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अप्रैल 2015 टू बैंक अकाउंट, ठीक है, कितने से, 1 लाख रुपए से, ठीक है। और उस साल कोई ट्रांजैक्शन करी है आपने दूसरी,
उस साल कोई दूसरी ट्रांजैक्शन नहीं करी, फिर दूसरी ट्रांजैक्शन करी है 1 जुलाई 2016 में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इस पे क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो 31 मार्च 2017 में इसका डेप्रिसिएशन लग जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीन है, ठीक है, सीधा सीधा हमने निकाल ही लिया था, पूरे साल लग रहा है इस पे तो, ठीक है, इस पे तो पूरे साल यूज़ हो रहा है। तो कितना था, 15,000 रुपये। तो यहाँ आ जाएगा 15,000 रुपये, ठीक है। और फिर क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो ये 1 लाख और ये भी 1 लाख, उसमें से गया तो 85,000। तो 85,000 क्या आ गया आपके पास, बाय बैलेंस CD 31 मार्च 2017 का, ठीक है। अब ये जो बैलेंस CD है वो अगले साल बैलेंस BD बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ जाएगा 1 अप्रैल 2016, ठीक है, 1 अप्रैल 2016। अच्छा 16 था, मैंने 17 लिख दिया गलती से, 16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस BD, फर्स्ट मशीन का ही ध्यान रखना, ठीक है। कितना, 85,000। फिर आपने क्या करा, स्ट्रेट लाइन मेथड से चल रहा है तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम लगेगा, ठीक है। फिर आपने 1 जुलाई 2016 में मशीन परचेज करी है टू बैंक, ठीक है। सेकंड मशीन हो जाएगी अब ये, ठीक है, कितने की, 2.5 लाख की, 2.5 लाख की मशीन परचेज करी थी। अब इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि इस साल आपने सिर्फ मशीन परचेज करी थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करा था। और 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, ध्यान रखना 28,125 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लग जाएगा बाय सॉरी, ये डेट आ जाएगी आपके पास 31 मार्च 2017, ठीक है। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 यहाँ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। और यहाँ फर्स्ट और सेकंड अलग अलग दिखाना है। तो फर्स्ट पे 15,000 लग रहा था क्योंकि SLM चल रहा है, इसमें 28,125 लग जाएगा क्योंकि 9 मंथ का लगाना है यहाँ, ठीक है। तो इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल आ जाएगा आपके पास, इसमें टोटल आ जाएगा आपके पास 43,125, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें क्या है कि आपको बैलेंस भी निकाल के दिखाना होगा 31/3/2017 को बाय बैलेंस CD, फर्स्ट और सेकंड मशीन। फर्स्ट मशीन 85,000 की थी, 15,000 और माइनस हो गए तो बचे आपके पास 70,000। सेकंड मशीन 2.5 लाख की थी, 2.5 लाख में से माइनस हो जाएगा 28,125, तो ये हो जाएगा 2,21,875। फिर इन दोनों को टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 291,875, ठीक है। इस तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है। फिर अभी भी अगले साल चलना है क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, हमने लिखा था यहाँ पर कि फिर 17-18 कुछ नहीं करना तो डेप्रिसिएशन तो लगाना है, ठीक है। 18-19 में कुछ नहीं करना तो डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 2 साल तो डेप्रिसिएशन लगाते जाओ बिना कहे। चलो फिर ये आपका क्लोज करो, पहले क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो बैलेंस निकाल दिया हमने। टोटल कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 2.5 लाख प्लस 85,000, 3,35,000, 3,35,000, ठीक है। तो ये बैलेंस इधर आ जाएगा। इधर आ जाएगा 1 अप्रैल 2017, ठीक है। क्योंकि देखो 31 मार्च 2017 है ना, तो 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस BD, फर्स्ट और सेकंड ऐसे ही दिखाना होगा, ठीक है ना। फर्स्ट मशीन कितने की होगी, 70,000 की, और सेकंड मशीन कितने की होगी, 2,21,875 रुपये की, ठीक है। टोटल कितना आ गया, 291,875। इस तरीके से कुछ नहीं करना है इस ट्रांजेक्शन इस ईयर में, तो सीधा सीधा 31 मार्च 2018 को डेप्रिसिएशन लग जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, फर्स्ट मशीन एंड सेकंड मशीन। तो फर्स्ट पे तो 15,000 लग रहा था और सेकंड पे कितना लग रहा था, देखो
सेकंड पे आपने निकाला था 37,500, सेकंड पे लग रहा था 37,500 का, ठीक है। तो ये आ जाएगा 37,500 का। अब तो पूरे साल का लगाया ना, इसलिए हमने अब 28,125 रुपये नहीं लगाया, अब पूरे साल का लगाया है 37,500 रुपये, ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं, 15,000 प्लस 37,500, 52,500। फिर बैलेंस निकालते हैं 31 मार्च 2018 में बाय बैलेंस CD फर्स्ट एंड सेकंड मशीन। जब तक मशीन सोल्ड नहीं होती जब तक यही करते रहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अभी 1 साल है, 1 साल और करना पड़ेगा। 70,000 में से 15,000 गए तो ये आ जाएंगे आपके पास 55,000, और फिर 2,21,875 में से 37,500 गए तो ये आ जाएंगे आपके पास 1,84,375। इसको टोटल कर देते हैं, 2,39,375 इस तरीके से, ठीक है। टोटल कर लेते हैं इसका, तो इस तरफ का तो टोटल यही है 291,875, 291,875, ठीक है। इस तरफ का भी टोटल यही आएगा। अब क्या करना है, फिर से 1 साल का और करना है। तो 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस BD फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन। फर्स्ट मशीन का बैलेंस कितना है 55,000 का, और सेकंड मशीन का है कितना 1,84,375। इसमें थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दे दिया क्योंकि 2 साल क्या कर दिया इसने, गैपिंग दे दी, ठीक है ना। तो गैपिंग दे दी, बस उसी को हम थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं, बाकी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो ये कितना आ गया था 2,39,375, ठीक है, इस तरीके से। अब फिर से डेप्रिसिएशन लग जाएगा 31 मार्च को, 31 मार्च 2019 का, ठीक है, क्योंकि मशीन को सोल्ड करा था 1 अक्टूबर 2019 में। तो यहाँ आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, फर्स्ट पे 15,000 और सेकंड पे 37,500। टोटल आपका आ रहा था इसमें 52,500, ठीक है। फिर यहाँ बैलेंस निकल जाएगा 31/3/2019 में बाय बैलेंस CD। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब कैसे करना है, 55,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे तो 40,000। अब मशीन की वैल्यू हो गई 40,000 की, और इसमें से 1,84,000 में से 1,84,375 में से 37,500 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,46,875। इन को जोड़ देंगे 1,86,875, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू आ गई। अब ये अगला ईयर जो है आपका सोल्ड करने का ईयर है 2,39,375, और ये भी आ जाएगा 2,39,375, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो आपका बैलेंस है ये इधर आ जाएगा 1 अप्रैल 2019 में टू बैलेंस BD फर्स्ट सेकंड। तो 40,000 1,46,875, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा 1,86,875, ठीक है। अब आपको क्या है डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। तो डिस्पोजल अकाउंट में क्या करना होता है कि जितने भी मशीन सोल्ड हो रही है ना वो सारा का सारा किस में चला जाएगा, डिस्पोजल अकाउंट में शो करेंगे हम, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर आप 1 अक्टूबर तक क्या लगाओगे इस पर डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट वाली मशीन पे, ठीक है। कितना लगेगा, देखो 1 अक्टूबर का मतलब हो गया 6 महीने, 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर 6 महीने होते हैं, ठीक है। तो टोटल जो लगता था वो 15,000 लगता था, ठीक है। 15,000 का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि 6 महीने का आ जाएगा 7,500 रुपये। तो 7,500 रुपये आप इसको चार्ज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है डेट क्या थी 1 अप्रैल 1 अक्टूबर 2019 को मशीन को सोल्ड कर रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर मशीन को सोल्ड किया जाएगा कितने रुपये से, बाय
बैंक, ठीक है। मशीन सोल्ड कितने की कर दी आपने? 25,000 की, ठीक है। अब देखो मशीन की वैल्यू कितने की थी? मशीन की वैल्यू थी 40 में से 75 गए तो ये आ गया 32,500। अब 32,500 की जो मशीन है वो 25,000 में बेच रहे हो आप, तो आपको क्या हो रहा है? लॉस भी हो रहा है। तो बाय P&L अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए का? ये आ जाएगा आपके पास 7,500 रुपये का लॉस आ रहा है। बात समझ आ रही? 7,500 का लॉस आ रहा है। तो इस तरीके से इसको क्लोज कर देंगे और जो दूसरी मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे 31/3/2019 में। ये हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकंड मशीन का। सेकंड मशीन पे तो 37,500 ही लग रहा था, वही लगेगा, ठीक है। और इस तरीके से फिर 31 मार्च 2020 था, यहाँ पर 20 आएगा 20। तो इधर 20 पे क्या लग जाएगा? आपका बैलेंस निकल आएगा बाय बैलेंस CD। सेकंड मशीन बची हुई है और कितने की है देखो, 1,46,875 की मशीन थी, जिसमें से आपका 37,500 रुपये माइनस हो जाएगा। तो 1,09,375 रुपये की मशीन आपकी बचेगी, ठीक है। टोटल कर देते हैं इसको, यही आएगा 1,86,875 ही आएगा, ठीक है। 1,86,875। तो इस तरीके से आप ये अकाउंट बना सकते हो। ज़्यादा कोई टफ़ क्वेश्चन नहीं था इसमें, थोड़ा सा लेंथी था, लेंथी कहूँगा मैं इसे, टफ़ तो नहीं कहूँगा, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन को आप ज़रूर समझ के जाएं। और सबसे पहले ध्यान रखें कि क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर कर लें, ताकि आपको क्वेश्चन दोबारा से देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है।